हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएसटी का नया चैप्टर, क्लास 12th बीएसटी का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग हम स्टार्ट करेंगे। चलो फिर देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मतलब कब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम करना है तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। इसमें होता क्या है, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ठीक है, उन सारी रिसोर्सेज को तुम एक जगह पे इकट्ठा करते हो। क्या करते हो? उसमें सारी रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करते हो और देखते हो कि किस तरीके से तुम उसको अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सको, ताकि क्या हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, ताकि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तुम क्या कर सको, अचीव कर सको। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू स्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या कर सको, तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको। इसके लिए तुम ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आते हो, उसको अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हो। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर हो गया? अगला है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब क्या क्या प्रोसेस तुम यूज करोगे किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जब तुम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो तुम क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा ऑर्गेनाइजिंग करने के टाइम पे? सबसे पहला स्टेप होगा कि तुमको अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपरली डिवाइड करना है। जो तुम्हारे पास फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में उस वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा काम एक्चुअली में है क्या। एक बार तुम काम आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद उस वर्क को क्या कर दोगे, तुम डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन लाइक एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, अब तुमको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, मतलब लोगों को उस अलग अलग डिपार्टमेंट में डालना है। ठीक है, जो इंसान सपोज मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं तो उनको तुम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डालोगे, जो ह्यूमन रिसोर्स में अच्छे हैं तो उनको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डालोगे, जो फाइनेंस में अच्छे हैं उनको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में डालोगे। तो उस तरीके से तुमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में चीज़ों को डिपार्टमेंटलाइज करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब तुम डिपार्टमेंटलाइज कर ले, सपोज एक डिपार्टमेंट में 5 लोगों को डाल दिए, अब उन 5 लोगों को क्या ड्यूटी है उनकी, उस डिपार्टमेंट में क्या उनका काम है, वो तुम क्या करोगे, असाइन करोगे। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर इंसान का उस डिपार्टमेंट में क्या रोल है या क्या उसका वर्क है, वो तुम क्या करोगे, वहाँ पे असाइन करोगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे जिसके थ्रू तुमको क्या होगा, रिपोर्ट प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलेगी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए कि उस अलग अलग जो डिपार्टमेंट तुम क्रिएट किए हो उसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो लोग तुमको क्या करेंगे, वहाँ पे आके रिपोर्ट करेंगे कि भैया जो एक्टिविटी तुमने उनको परफॉर्म करने के लिए दी है एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में, वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर? तो अभी तक हमने दो चीज़ कर चुकी है। पहला इसका डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या होता है, और दूसरा किया है कि प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करने के कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला बेनिफिट मिलता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, सपोज एक इंसान है, वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत अच्छा है, तो तुम उसको उस डिपार्टमेंट में डाल के क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब जो इंसान जिस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है उसको उस साइड डाल के तुम क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि जो इंसान काम कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको एकदम क्लियर है उसके माइंड में कि भैया उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, जिससे वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या करेगा, काम करेगा। तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब तुम कम रॉ मटेरियल खर्चा करिए, क्योंकि स्पेशलाइज्ड आदमी अगर काम करेगा और एक अच्छा आदमी काम करेगा और एक
खराब आदमी काम करेगा। तो जो अच्छा आदमी जब काम कर रहा होगा, किसी फील्ड में स्पेशलाइज आदमी काम करेगा, तो कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा प्रोडक्ट तुमको क्या करेगा, प्रोड्यूस करके देगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। फोर्थ है एडेप्शन टू चेंज। एडेप्शन टू चेंज क्या होता है कि जो करंट इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहे हैं उसको तुम ईजिली जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। और इससे क्या होगा, जो बाकी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव बाकी जो कंपनीज हैं, ठीक है, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ तुम क्या करोगे, मार्केट में compete कर पाओगे, ठीक है। तो एडेप्शन टू, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका किसी कंपनी का एक वो होता है, हेड होता है, वो प्रॉपरली क्या कर सकता है, अपनी पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिवली क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंस है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का और लास्ट पॉइंट है, वो है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आप अपने काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, मतलब अपनी कंपनी में ग्रोथ ला सकते हैं और अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो, एक्सपांड भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपके फ्यूचर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर। तो ये होगा तुम्हारे 6 पॉइंट किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है। अब अगला टॉपिक है जो हमको देखना है, वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोज कंसीडर करो, आपका स्कूल ही ले लो, तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है पूरा काम करने का, जैसे पहले प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, उसके नीचे और अलग अलग स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। एक नेटवर्क है किस चीज़ का, जॉब पोजीशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में ये सब चीज़ों का एक जॉब स्ट्रक्चर है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। थिंग्स टू कंसिडर वाइल फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो। तो पहली चीज़ तुमको जो नोटिस करनी है वो है जॉब डिज़ाइन, कि आपकी जॉब का डिज़ाइन किस तरीके का है। जैसे स्कूल है तो स्कूल का इन्वायरमेंट, उसका डिज़ाइन कैसा है, वैसे अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे बेसिक चीज़ तुमको ध्यान रखनी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के टाइम, तो वो है जॉब डिज़ाइन। क्लियर। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। फिर स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या करना है, लोगों को डालना है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को क्या करना है, डालना है। इसमें एक पूरा अच्छा स्ट्रक्चर क्या करना है, तुमको वहाँ पे तैयार करना है। और लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो तुमको ध्यान रखना है, वो है डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, ठीक है। जो लोग हैं उनको क्या करना है, तुमको डेलीगेशन और अथॉरिटी देना है। अब ये क्या होता है, अभी इसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस देख के फॉर्म में अपन देखेंगे कि डेलीगेशन क्या होता है और अथॉरिटी क्या होता है, अपन उसको अलग अलग सेपरेटली भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। व्हाट इज डेलीगेशन एंड व्हाट इज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी या डेलीगेशन क्या होता है, एक सिंपल टर्म्स में, कि आप सामने वाले को पावर दे रहे हो कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चीज़ों को कर सकता है, ठीक है। सामने वाले को आप एक पावर दे रहे हो कि उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चीज़ों को कंप्लीट करवा रहा है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो तुमको कंसीडर करना है जब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। क्लियर। ठीक है। अब अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तुम्हारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों टर्म्स तुमको क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स तुमको क्लियर होने चाहिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और दूसरा तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखेंगे। पहला तुम्हारा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, ठीक है। उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर रहे हो, काम के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर रहे हो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब उसके जॉब के अकॉर्डिंग या उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर,
ठीक है। जैसे तुमने एक कंपनी है तुम्हारी, तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सपोज एक बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, उसको तुमने किस हिसाब से डिसाइड किया कि वो तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन करके देगा। एक सेल्स की टीम होगी, उसको तुमने किस हिसाब से डिवाइड किया कि तुमको सेल्स ला के देगा। एक एडवर्टाइजमेंट की टीम होगी, वो तुमको क्या किस लिए किया है कि वो तुमको एडवर्टाइजमेंट ला के देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो पहला एडवांटेज होता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि जो भी इंसान काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज है इसका इजी सुपरविजन, ठीक है। अब अगर तुम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहे हो, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, ईजिली सुपरवाइज कर सकते हो चीज़ों को, क्या कर सकते हो तुम, ईजिली सुपरवाइज कर सकते हो। तो ईजी सुपरविजन भी क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है। लास्ट है इजी कोऑर्डिनेशन। लास्ट एडवांटेज है इसका कि इजी कोऑर्डिनेशन, मतलब चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में इजीली कोऑर्डिनेट हो जाएंगी, ठीक है। एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, चौथा डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट है, चारों ने अपने अपने काम किए। अब तुम क्या कर सकते हो, काम कंप्लीट करने के बाद इजीली सबको एक प्लेटफॉर्म में लगे क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करवा सकते हो, जिससे तुम्हारा वर्किंग क्या हो जाएगा, ईजी और आसानी से तुम क्या कर सकते हो, उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होगा, 3 एडवांटेज। अब अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है, डिपार्टमेंटल स्पेशलाइज्ड इज इन देयर ओन वे ओनली, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपना ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम कभी इमरजेंसी के टाइम पे नहीं कर सकते। सपोज एक इंसान मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो अपनी पूरी लाइफ जब तक उस कंपनी में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। क्लियर हो गया पहला। सेकेंड है व्हेन डिपार्टमेंट बिकम्स टू लार्ज कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस, ठीक है। अब अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम करना स्टार्ट कर दें, क्या केस है, व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज, मतलब एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होगा तुम्हारा, पुअर हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर डिपार्टमेंट। अब जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इंसान है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला इंसान है, उसको एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आज तक उस डिपार्टमेंट में वो काम किया ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, तुम कभी भी एक डिपार्टमेंट के इंसान को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। क्लियर। अगला है सुटेबिलिटी। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर तुम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे ये सुटेबल है, ठीक है। तो कहाँ सुटेबल है, व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, ठीक है। अगर उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ये सुटेबल है। एंड रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और तुम को अपने काम में एक अच्छी डिग्री ऑफ, एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, मतलब एक एक्यूरेसी तुम्हारी हाई होनी चाहिए। तो उस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारा पहला हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, पहला जो स्ट्रक्चर था वो था फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है इसका, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर तुम कहाँ यूज़ करोगे, देखते हैं, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या है, सपोज कोई कंपनी है, अब वो एक ही प्रोडक्ट नहीं बना रही है, वो अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। जैसे टाटा है तो टाटा मोटर्स है, वो ट्रक भी बना रही है, वो कार भी बना रही है, और बहुत सारे अलग अलग ऑटोमोबाइल बना रही है, ठीक है। तो अगर एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो उस तरीके के केस में तुम क्या करते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हो, चीज़ों को उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो उस तरह में तुम क्या कर रहे हो, डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हो। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटी रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट इज ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जैसे एक सपोज टाटा नैनो है, एक प्रोडक्ट है टाटा का, तो टाटा नैनो है, तो तुम जो चीज़ों को कर रहे हो, तो उस एक कार के बेसिस में एक पूरी लोगों को डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, तो वो एक टाटा नैनो का जो एक ग्रुप है उसको तुम क्या बोलोगे, एक डिपार्टमेंट उस टाइम पे कंसीडर करोगे, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसका एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट और पहला इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो जो एक डिपार्टमेंट रहेगा वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही काम करेगा। टाटा नैनो वाले जो लोग रहेंगे वो सिर्फ टाटा नैनो से ही काम करेंगे, उनको टाटा स्टील और टाटा ट्रक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है इन लोग। दूसरा है फास्ट डिसीजन मेकिंग, इनमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एकदम फास्ट है, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट क्या लोग डील कर रहे हैं, तो इनको सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब होता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। फंक्शन डिविजनल स्ट्रक्चर में तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी,
चीज़ें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तुम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीज़ों को ईजिली चेंज कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कोई काम कर रहे हो, वो वर्क नहीं कर रहा है, तुम उसको तुरंत क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो चीज़ें क्या होती है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल होती है। और लास्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, चीज़ों को तुम ईजिली कभी भी एक्सपांड कर सकते हो और तुम्हारी कंपनी में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ रहेगा। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, बेसिकली 5 एडवांटेज हो गए किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर के तुम्हारे क्या होगा, ये 5 एडवांटेज हो गए। एडवांटेज है तो फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट एक अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। अब उनके बीच में रिसोर्स एलोकेशन का क्या रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्स तो किसी के पास नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस केस में रिसोर्स एलोकेशन में क्या होती है, दिक्कत आती है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में तुम्हारी क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है एम्प्लॉय डज नॉट कंसिडर दैट दे आर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं वो कंसीडर नहीं करते हैं कि उन लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ठीक है, उन लोग अपने आप को एक उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मेरा सपोज मैं टाटा नैनो में काम कर रहा हूँ, तो मैं टाटा स्टील या टाटा ट्रक्स वालों को अपना कंसीडर नहीं करूँगा, उनके यहाँ क्या हो रहा है मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा, जबकि हमारा सेम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेम, हमारा ग्रुप क्या है, सेम, लेकिन हम क्या करेंगे उस टाइम पे किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे को सिर्फ अपनी कार से मतलब, बाकी मेरे को किसी से मतलब नहीं है। तो ये भी क्या एक तरीके का डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया डिसएडवांटेज। अब सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये डिविजनल स्ट्रक्चर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, पहला पॉइंट है कि वो कंपनीज जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब रिलायंस देख लो, रिलायंस बहुत सारा है, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, बहुत सारे रिलायंस। तो ये ऐसे टाइप की कंपनी में काम करता है जहाँ उन लोग मल्टीपल प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट को स्पेशलाइज तरीके से बनाती है एक्यूरेटली, और उनको एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनका मोटिव होता है। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इनका मोटिव होता है। तो उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। तो तुम्हारे दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, एक तुम्हारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर। ये किस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर के क्या है, ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है।